अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो महमूद फातिलर सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ में दिखाए गए किरदार महमूद पाशा की असल तारीख के बारे में है। और मैंने नोट किया है कि इस ड्रामा सीरीज़ में महमूद पाशा को एक नेगेटिव कैरेक्टर बनाकर पेश किया जा रहा है, तो मैंने मुनासिब ख्याल किया कि तारीख से दिलचस्पी रखने वाले मद्दाहों को महमूद पाशा की तारीख के बारे में मुकम्मल तौर पर गाइड किया जाए, ताकि फिर वो ड्रामे में दिखाए गए इनके नेगेटिव कैरेक्टर से कंफ्यूज ना हो। आइए चलते हैं महमूद पाशा की तारीख की तरफ, और इस वीडियो के जरिए आप लोग जानेंगे कि महमूद पाशा कौन थे, उनका हसब नसब क्या था, सल्तनत उस्मानिया के लिए महमूद पाशा ने कौन कौन सी खिदमात अंजाम दी थी, महमूद पाशा पर शहजादा मुस्तफ़ा के कत्ल का इल्जाम लगाकर उन्हें क्यों खत्म किया गया। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करेंगे महमूद पाशा के खानदान के बारे में। तो महमूद पाशा के बारे में उस्मानी और बाज़ंतीनी तारीखदानों ने मुख्तलिफ किस्म की राय दी है। 16वीं सदी में लिखी गई तारीखी किताबों में लिखा है कि महमूद पाशा सर्बिया के शहर अलाचा हिसार से ताल्लुक़ रखते थे, जबकि बाज़ंतीनी मौरखीन ने उन्हें यूनानी निजात बताया है, जबकि कुछ ने कहा है कि वो सर्बिया या बल्गारिया के थे। इनके हालात ज़िंदगी पर लिखी गई एक किताब में जिक्र है कि इनके वालिद एक कसाई और पादरी थे, मगर दरअसल ये बात एक दूसरा शख्स जिसका नाम कसाबजादा महमूद बेग है उसके बारे में दुरुस्त है, जिन्हें अक्सर तारीख में महमूद पाशा के साथ मिक्स कर दिया जाता है। ज़्यादा दुरुस्त रवायत यह है कि महमूद पाशा के वालिद का नाम मिकाइल एंजेलिस था और यह ख़ानदान एंजेली कहलाता था, जो कि सर्बिया के मशहूर हुक्मरान घराने से ताल्लुक़ रखता था। महमूद पाशा के भाई मिकाइल एंजेलोविच सर्बिया के दरबार में एक बड़ा ओहदा रखते थे, जबकि इनके एक कज़न जिनका नाम जॉर्जियस अमीरोड्स था वो फ़लसफ़ी थे, और बाज़ंतीनी बादशाह जिसका नाम डेविड ऑफ तोरबेज़ोन था तो उसके ख़ास दरबारी थे। अब ये बात तारीख में जिक्र नहीं कि महमूद पाशा को किस वक़्त और किस तरह उस्मानी महल में लाया गया, लेकिन कुछ रवायात के मुताबिक वो अपनी माँ के साथ एक सफ़र पर थे तो रास्ते में एक उस्मानी सरदार मोहम्मद आगा ने उन्हें कैद कर लिया, और ये तकरीबन 1427 के आसपास का वाक़या है। इसके बाद महमूद पाशा मोहम्मद आगा की सरपरस्ती में रहे, तालीम पाई और फिर उस्मानी सल्तनत के दरबार में पेश किए गए, जिसके बाद महमूद पाशा ने इब्तदाई तरबियत इदरने के महल में हासिल की, और जब सुल्तान फातेह तख्त पर बैठे तो उन्होंने महमूद पाशा को यनीचरी आगा का ओहदा दिया और उन्हें यनीचरी के लश्कर का सरबराह बनाया। कौस्तंतीनिया के मुहासरे के दौरान वो सुल्तान फातेह के साथ थे, और इदरने से यदी किले तक शहर की फसील के हिस्से पर वो इसहाक पाशा के साथ अपनी ड्यूटी अंजाम देते रहे। मुहासरे में इनका सही किरदार मालूम नहीं, लेकिन फतह के फौरन बाद सुल्तान फातेह की तरफ से वो एक आला ओहदे पर तरक्की पा गए। उसके बाद 1456 में बलगराद के मुहासरे के दौरान जब कराचा बेग शहीद हो गए, जो कि रुमैली के गवर्नर थे, तो महमूद पाशा को एक तो रुमैली का गवर्नर बनाया गया और साथ ही सदर आजम का ओहदा भी दे दिया गया, और जैगनोस पाशा को उस ओहदे से हटा दिया गया था। इस तरह महमूद पाशा एक ही वक्त में 2 ओहदों पर फायज हो गए। सदर आजम बनने के 2 साल बाद यानी कि 1458 में सुल्तान फातेह ने महमूद पाशा को सर्बिया के मामलात सुलझाने पर मामूर किया। महमूद पाशा ने अपने ज़ाती खर्च से फौज तैयार की और फिर रुमैली की फौज और सुल्तान के भेजे गए 1000 यनीचरी सिपाहियों के साथ उन्होंने इस मुहिम में रिसीवा और क्रूजा जैसे किले फतह किए। उसके बाद उन्होंने हंगरी पर छापे मारे और वापस आकर सुल्तान से स्कोपिया में जा मिले। और नाज़रीन इकराम, आप लोगों को दिमित्रियोस का किरदार याद होगा, जिसे हम महमूद फातिलर सुल्तानी के सीज़न 1 और सीज़न 2 में देख चुके हैं। तो जब सुल्तान फातेह ने कौस्तंतीनिया फतह किया था तो उन्होंने दिमित्रियोस को उसकी वफादारी के इनाम के तौर पर मूरिया के इलाके का हुक्मरान बनाकर भेज दिया और उसे पाबंद किया कि वो उस्मानी सल्तनत को सालाना खराज अदा किया करे। लेकिन जब 1460 में दिमित्रियोस ने खराज अदा करने से इनकार कर दिया तो सुल्तान फातेह मूरिया गए और महमूद पाशा भी उनके साथ थे, और सुल्तान फातेह ने दिमित्रियोस के साथ मुज़ाकरात करने के लिए महमूद पाशा को ही रवाना किया। महमूद पाशा ने दिमित्रियोस के साथ मुलाकात के बाद उसे बगैर जंग के हथियार डालने पर राजी कर लिया, और 30 मई 1460 को उसे और उसके अहले खाना को सुल्तान के पास भेज दिया। इसके बाद महमूद पाशा ने 1461 में अमासरा, सिनोप और तराबेज़ोन की मुहिमात में हिस्सा लिया। उसके बाद 1462 में महमूद पाशा ने वलाकिया में कामयाब फौजी कार्रवाई की, और 1463 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने बोस्निया पर लश्कर कुशी की, और महमूद पाशा ने वहाँ के बादशाह स्टीफान तोमाशोविच को कला उस्मानियों के हवाले करने पर राजी कर लिया। लेकिन सुल्तान को ये पसंद ना आया, क्योंकि ये मुआहदा उनसे पूछे बगैर किया गया था। नतीजा ये हुआ कि सुल्तान फातेह ने गुस्से में महमूद पाशा को मूरिया भेज दिया, और महमूद पाशा ने मूरिया में वेनिस वालों से गर्म हिसार कला छीना। इसके बाद 1467 से 1468 के दौरान
उन्होंने अल्बानिया और करामान के मुहिमात में हिस्सा लिया, लेकिन इस दौरान इनके हरीफ रूम मोहम्मद पाशा ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो जंगों में सुस्त रवि दिखाते हैं, तो यूं महमूद पाशा को ओहदों से हटा दिया गया। लेकिन 1472 में इन्हें दोबारा से सदर आजम बना दिया गया, क्योंकि आग कोयनलू ओजोन हसन ने अनातोलिया पर चढ़ाई कर दी थी और महमूद पाशा ने सुल्तान के साथ जंगी मंसूबों की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। मगर उनके मुखालफीन ने इल्जाम लगाया कि महमूद पाशा हस मुराद पाशा, जो कि रुमैली के हुक्मरान थे, उनकी मौत के जिम्मेदार है और उन्होंने शिकस्त खोरदा दुश्मन का पीछा ना करने में कोताही की। नतीजा ये हुआ कि महमूद पाशा को दोबारा से माजूल कर दिया गया और नाज़रीन इकराम, इसी दौरान शहजादा मुस्तफ़ा की वफात हो गई। और जब वो शहजादा मुस्तफ़ा की वफात पर ताज़ियत के लिए सुल्तान फातेह के पास गए तो सुल्तान ने बहुत सर्द रवैया दिखाया। शहजादा मुस्तफ़ा के साथ इनके खानदानी झगड़े और कुछ पुराने इल्जामात ने इनके खिलाफ दरबार की फ़ज़ा मज़ीद ख़राब कर दी, जिसके नतीजे में 1474 में सुल्तान फातेह ने इन्हें यदी कले में कैद करके कत्ल करा दिया। बाज़ राय के मुताबिक इनकी वफात 1474 के जुलाई या अगस्त में हुई। इन्हें इस्तांबुल में इनके अपने तामीर करदा मकबरे में दफन किया गया। उस दौर के मौरखीन के मुताबिक महमूद पाशा की फांसी की 3 बड़ी वजूहात थीं। नंबर 1, महमूद पाशा ने वलाकिया के वाली को रिहा किया। नंबर 2, जुल्कादिर ओगलो शाहसवार बेग को वापस भेजकर उसकी दुश्मनी मोल ली। और नंबर 3, आग कोयनलू ओजोन हसन की शिकस्त के बाद उसका पीछा नहीं किया और इसके बाद शहजादा मुस्तफ़ा के साथ उनकी चपकलिश उनकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनी। लेकिन नाज़रीन इकराम, महमूद पाशा की फांसी पर उल्मा और अदीब बहुत अफसुर्दा हुए, क्योंकि महमूद पाशा फ़न और इल्म के बहुत बड़े सरपरस्त माने जाते थे। वो अवाम में बहुत महबूब थे और वली के लक़ब से मशहूर थे। जबकि तारीख के मुताबिक महमूद पाशा में ऐसी खूबियाँ थीं जो किसी और उस्मानी वज़ीर में नहीं मिलती। मिसाल के तौर पर कहा जाता है कि मशहूर सूफी अशरफ ओगलो रूमी महमूद पाशा के मुरीदों में शामिल थे, और जब हरूफी फ़िरका सुल्तान फातेह के जहन पर सवार था तो महमूद पाशा ने हरूफियों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाया और पूरी कोशिश की कि सुल्तान की हरूफियों में दिलचस्पी ख़त्म हो जाए, और उनकी इन कोशिशों की उस दौर के शोरा ने ख़ास तौर पर तारीफ़ की। अब नाज़रीन इकराम, सल्तनत उस्मानिया में महमूद पाशा का जो मकाम था उस बारे में बात करते हैं। तो महमूद पाशा अवाम में बहुत ज़्यादा महबूब थे और उल्मा और शोरा से ख़ास मोहब्बत रखते थे। उन्होंने कई शायरों और अदीबों की सरपरस्ती की, जबकि वो खुद भी शायर थे और उनका तखल्लुस अदनी था। इनका दीवान तुर्की और फ़ारसी शेरों पर मुश्तमिल है। कई किताबें इनके नाम से मंसूब हैं, जैसे कि अनवरी की दस्तूर नामा, अब्दुर्रहीम करा हसारी की वहदत नामा, शुक्रुल्लाह की बहजतुत तवारीख, इसके अलावा अलाउद्दीन अली बस्तामी की तोहफ़ा महमूदिया वगैरह। महमूद पाशा ने बहुत सी यादगार इमारतें भी तामीर कराईं। मिसाल के तौर पर इस्तांबुल में महमूद पाशा मस्जिद, मकबरा, एक मदरसा, एक कुतुब खाना, हमाम, खानका, अदालत, कारवान सराय और 265 दुकानों पर मुश्तमिल एक बाजार महमूद पाशा ने ही तामीर करवाया था। इसके अलावा अनकरा में एक छोटी मस्जिद, एक कारवान सराय और एक बाजार तामीर करवाया। बुरसा में भी महमूद पाशा ने एक मस्जिद और कारवान सराय तामीर कराई। इसके अलावा इदरने, हास्कवी और बल्गारिया में भी उन्होंने जामे मस्जिद तामीर करवाई। और इनके औकाफ के दस्तावेज़ात में दर्ज है कि उन्होंने अपनी इन इमारात के लिए मुख्तलिफ देहात वक्फ किए ताकि आमदनी का सिलसिला जारी रहे। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी महमूद पाशा की ज़िंदगी, फतूहात, उनकी इल्मी हैसियत, उनके ज़वाल और तामीरात की मुख्तसर सी तारीख़। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।